नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने पदभार संभाल लिया है। उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी कार्यालय में कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को पार्टी का कार्यकर्ता और नितिन नवीन को अपना बॉस भी बताया। ऐसे में देश में आगामी समय में 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कैसे निभाएंगे नितिन नवीन, ये सवाल है। तो बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। कितना फायदेमंद होने जा रहा है पार्टी को, ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है नितिन नवीन को। ऐसे में कितने बड़े बदलाव होंगे आने वाले समय में। हालांकि युवाओं को अभी से आकर्षित करने की बात कही जा रही है। एक बड़ा परिवर्तन पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। शायद सोचा नहीं होगा किसी ने कि अचानक से ड्रास्टिक चेंज होगा और नितिन नवीन का नाम सामने आएगा। बड़ी जिम्मेदारी आज दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के वो वक्तव्य कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, नवीन मेरे बॉस हैं, ये अपने आप में काफी कुछ कह जाते हैं। आगे आने वाले समय में कई चुनौतियां हैं नितिन नवीन के सामने, क्योंकि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। तो वहीं असम की बात की जाए तो तीसरी बार आने की कोशिश कर रही है और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कई चुनौतियां हैं, कैसे पार पाएंगे और आगे की रणनीति कैसी होगी, जो बीजेपी का कद अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के समय में रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अध्यक्ष के तौर पर कैसी उनकी भूमिका रहने वाली है, ये देखना होगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। टोटल न्यूज़ के असिस्टेंट एडिटर हैं ललित नारायण कांडपाल, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। बहुत स्वागत है ललित आपका। प्रदीप कुमार टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा वरिष्ठ संवाददाता हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा और तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जिन पर आज इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी की रूपरेखा, संगठन को मजबूती और वैश्विक स्तर पर बीजेपी की भूमिका क्या रहने वाली है, इन सब पर करेंगे मंथन। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने पदभार संभाल लिया है। उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी कार्यालय में कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को पार्टी का कार्यकर्ता और नितिन नवीन को अपना बॉस बताया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा है कि राजनीति कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि स्टेमिना का टेस्ट है। राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। बीजेपी ने अध्यक्ष पद के चुनाव को बाकी दलों के परिवारवाद से अलग तौर पर पेश किया है। नए अध्यक्ष के सामने 5 राज्यों में चुनाव की चुनौतियां हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नियुक्ति के साथ सम्मान समारोह भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत तमाम राज्यों के सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अब आने वाले समय में पार्टी की दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। हालांकि उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि अनुभवी हैं, 5 बार के विधायक हैं और कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, बिहार, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्हें
अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी है। आने वाले समय में रूपरेखा क्या रहेगी, ये बेहद अहम है। प्रदीप जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, किस तरीके की आगे बीजेपी की रूपरेखा देख रहे हैं, और अगर कई राज्यों की चुनौतियां हैं जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, नितिन नवीन कहाँ फिट बैठते हैं, कैसे फिट बैठते हैं, कैसे पार पा पाएंगे? संगठन मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नवीन कितने सटीक? आवाज मिल रही है प्रदीप जी? सौरभ, ये जो परिवर्तन हुआ है ये निश्चित तौर पर एक बड़ा दांव है बीजेपी का। मिशन मोड में देखिए आप, विकसित भारत की संकल्पना जो 2047 की है, प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हैं, और युवा को नेतृत्व देना, 25 साल का जो आगामी जिक्र किया है, एआई का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिशन मोड है और जो निगाहें हैं, अब आगे नेतृत्व में बदलाव के साथ एक विकसित भारत का खाका खींचना, उसको पूरा करना, उस संकल्प को जो वादा किया है। और इसलिए इस मिशन मोड में जो जनरेशन गैप की बात आती है, अब आप देखेंगे तो बीजेपी में पहली, द्वितीय, तृतीय पंक्ति की बात होती थी, लेकिन चौथी पीढ़ी के नेता को अगर कमान मिलती है तो एक बड़ा बदलाव अपने आप में समझा जा सकता है। और इसीलिए जब नितिन नवीन का नाम यहाँ पर सामने आया, इसके बाद ये नाम सबको चौंकाता हुआ नजर आया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है बीजेपी के अंदर, और इसके जरिए न सिर्फ शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर उन पर जो सत्ता में जिस तरीके से समीकरण है उसको साधने की चुनौती की बात करें, तो ये जरूर है कि इसके जरिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है। क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जो खींचतान चल रही थी, संघ बनाम बीजेपी अपनी पसंद के नाम पर सहमत नहीं है, ये चर्चा इसकी अटकलें थी, लेकिन उन चर्चाओं पर अचानक विराम लग गया जब नितिन नवीन का नाम सामने आया। बिहार के चुनाव परिणाम सामने आए थे और प्रचंड जीत हासिल की नितिन नवीन, जो कि बिहार में मंत्री थे और एक पद पर थे, लेकिन उनको आगे लाना और ये मैसेज देना कि कोई भी व्यक्ति जो संगठन में निचले पायदान पर है, वो कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उसको मिल सकती है, ये बड़ा मैसेज देते हुए बदलाव नजर आया है। दूसरे इसके बाद कई चर्चाएं हैं कि जो विकसित भारत का विजन दिया गया है उसके लिए नई लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, जो 25 साल आगे के लीडरशिप है उसको विस्तार दे सके। और इसलिए 25 साल का जिक्र आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नई टेक्नोलॉजी है, नए युवा नेता नितिन नवीन 45 साल के करीब हैं, और ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने इतने युवा नेता पर अध्यक्ष पद जैसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जैसा दांव लगाया है। तो इससे ही समझ में आता है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की जो निगाहें हैं विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की है, और इसीलिए इस चुनौती पर कितना खरे उतरेंगे नितिन नवीन, ये देखना रहेगा। कई राज्यों की चुनौती अब सामने आनी है और नितिन नवीन का ये मैसेज साफ है कि बूथ पर काम करें, कार्यकर्ता मंडल पर काम करें, और साथ ही उन्होंने जो अपने भाषण में, पहले भाषण में जो इमेज दिखाई है वो निश्चित तौर पर एक युवा नेतृत्व के तौर पर उनके तेवर को बयान करती है। जी सौरभ, बिल्कुल। ललित, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं नितिन नवीन के कंधों पर? सवाल ये क्योंकि कई राज्य हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बंगाल है, तमिलनाडु, केरल है, वहां पर आसान डगर होने वाली नहीं है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है बीजेपी, तो वहां पर भी भूमि बनानी होगी, जमीन मजबूत करनी होगी, कैसे देखेंगे? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी अपने संबोधन के दौरान। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पद महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा महत्वपूर्ण है। जो पार्टी की दिशा है वो हमेशा वैसी ही रहती है। जी, जब इस पार्टी की 6 अप्रैल 1980 को शुरुआत हुई थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जो इसकी दिशा तय की थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की दिशा भी वही है और काम करने का तरीका भी वही है। हाँ, पिछले कुछ दशकों में इसमें ज़रूर एक बदलाव आया है, एक तेज़ी आई है, और कहते हैं कि ये जो पहले अटल जी की बीजेपी थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी है, इसमें थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन जो पार्टी के काम करने का तरीका है वो वैसा ही है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर जो आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि नितिन नवीन आ जरूर गए हैं, उनके सामने चुनौती भी बहुत बड़ी है। बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, असम है, असम में सरकार को रिपीट कराना है, हैट्रिक लगवानी है। इसके अलावा बंगाल में जहां पिछली बार मुख्य विपक्षी दल बनके सामने आए थे, इस बार पार्टी वहां सरकार बनाने का सपना देख रही है। लेकिन ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क है, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक का सफर है, पन्ना प्रमुख से लेकर प्रभारी तक का, और प्रभारी से लेकर चुनाव प्रभारी तक का जो पूरा एक सिस्टम है,
वो सिस्टम हमेशा ही अपने आप काम करता रहता है, उसमें लोग आते और जाते रहते हैं। तो उन्होंने आज पीएम ने एक बात और भी कही थी कि हमारी पार्टी में मेंबरशिप से ज़्यादा रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि यहाँ पर अपने कार्यकर्ता का सम्मान करना, कार्यकर्ता का लिहाज करना, उसकी देखभाल करना और उससे संबंध स्थापित रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो सिस्टम जेपी नड्डा ने भी देखा, वो सिस्टम गृह मंत्री अमित शाह ने भी देखा, और वो सिस्टम पहले से भी हम देखते आ रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद इसमें जरूर तेजी आई, लेकिन चुनौती है, बंगाल चुनौती है, केरल चुनौती है, तमिलनाडु चुनौती है, लेकिन बीजेपी का जो सिस्टम है कि इसको धीरे धीरे भेदना है, और इस बार पार्टी ने तय किया है कि वो बंगाल को भेदेंगे। तो बंगाल को भेजने के लक्ष्य में अब कितनी कामयाबी मिलती है, उसमें नितिन नबीन क्या नई दिशा दिखाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो युवा चेहरा है, युवा सोच है। जी, अपने देश की सियासत में किस तरह का बदलाव देखा जाएगा? खासकर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वैश्विक स्तर पर पहचान है, नितिन नबीन के कंधों पर जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों में किस तरह से खलबली रहने वाली है, पार्टी को कितनी दशा और दिशा दे पाएंगे, क्या कुछ कहा जा सकता है इस नियुक्ति के बाद? बिल्कुल, देखिए सौरभ, हालांकि किसी भी राजनीतिक दल का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होता है तो ये उनका आंतरिक मामला होता है, तो ऐसे में इसका बहुत बड़ा असर दूसरे राजनीतिक दलों पर उस तरीके से नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चुनौती ज़रूर नितिन नबीन के कंधों पर रहने वाली है कि वो विपक्षी दलों को किस तरीके से साथ लेकर चलते हैं, खासतौर से ना सिर्फ विपक्षी दलों की बात करें बल्कि अगर हम सहयोगी दलों की भी बात करें तो वो भी किस तरीके से एकजुट रह पाते हैं, ये भी एक बड़ी बात रहने वाली है, क्योंकि ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आने वाले समय में सरकार काम करने वाली है। तो उन मुद्दों पर किस तरीके से सरकार काम करती हुई नजर आएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और एक अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन बाकी दलों के साथ कैसा व्यवहार रख पाते हैं, उनके साथ किस प्रकार से संबंध रख पाते हैं, ये भी अहम रहने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप लोगों ने अभी जिन राज्यों का जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट के वो ज्यादातर राज्य थे, इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो दक्षिण भारत, मेरा मानना है कि ये एक बड़ी चुनौती है आने वाले समय में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्योंकि ना सिर्फ तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, बंगाल वो तो हैं ही, वहाँ पर तो एक चुनौती है ही, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, संगठन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। नितिन नबीन जो कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, संगठन की मुख्य तौर पर अब उनकी जिम्मेदारी रहने वाली है कि संगठन को किस प्रकार से और ज़्यादा मजबूत किया जाए और ज़्यादा महत्व दिया जाए। इसके अलावा क्योंकि वो खुद युवा हैं तो संगठन का जब विस्तार होगा, जब उसकी संरचना होगी तो उसमें किस तरीके से युवा और एक्सपीरियंस लोगों को साथ में जोड़ा जाएगा, ये देखना भी अहम रहेगा। क्योंकि अगर हम ना सिर्फ इस सोच की बात करें बल्कि अगर हम वोटर्स की बात करें तो ये भी बात सामने आती है कि अब देश का जो युवा वोटर्स है वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है, तो उन्हें भी साधने के लिए ये बहुत अहम रहेगा कि जो पार्टी की बॉडी बनेगी, अब संगठन की बॉडी बनेगी, उसमें क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी, कौन से चेहरे नजर आएंगे जिस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। जिस तरीके का उनका आज भाषण हुआ, आज उससे काफी हद तक इस ओर इशारा भी मिल रहा है कि नितिन नबीन काफी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी करते हुए नजर आ सकते हैं, ताकि संगठन को मजबूती मिले और खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पर वो मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में उतर सके, और जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर वो मजबूती के साथ अपने संगठन को खड़ा कर सके। प्रदीप जी, ये नियुक्ति जो हुई है, इस नियुक्ति के बाद युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही आने वाले समय में अगर एक दशक की राजनीति की आने वाले समय की बात की जाए तो उसमें भी बड़ा परिवर्तन, बड़ा मैसेज बीजेपी ने देने की कोशिश की है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव हुआ है ये सौरभ। अगर देखें आज के भाषण की प्रमुख बातों पर अगर गौर करें, प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही है संगठन को ले करे, बदलाव जब होता है
और जब नया नेतृत्व आता है तो एक चुनौती होती है, जो वरिष्ठ नेता होते हैं क्या वो नितिन नवीन जैसे युवा नेता पर जिस तरीके से कमान दी गई है पूरी तरीके से फोकस रख पाएंगे, उनकी सुन पाएंगे। इसलिए मैसेज देने की जरूरत प्रधानमंत्री को महसूस हुई है कि वो बॉस है, ये उन्होंने बताया है, जताया है। इसके अलावा रिलेशनशिप मेंबरशिप का जिक्र करते हुए मैसेज दिया है, कई बड़े प्रमुख बातें कही हैं। नितिन नवीन की बात करें तो युवा है, युवा नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जो ओजस्वी भाषण आप कह सकते हैं, एक ऊर्जा से भरा एक युवा नेता के तौर पर, और जब पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई थी तब उन्होंने इस बात पर विशेष फोकस किया था कि वो छात्र राजनीति से आए हैं और बखूबी समझते हैं उन मुद्दों को जो कि आज की राजनीति के बड़े मुद्दे युवाओं के बीच हैं। और इसलिए जब वो बिहार की राजनीति से, बिहार में तो युवा वैसे भी बहुत जागरूक होता है राजनीतिक तौर पर, उसको उनकी पाठशाला वहां से शुरू होती है ये कहा जाता है। तो उनके पिता खुद विधायक रहे हैं और ऐसे में जब उनको जिम्मेदारी मिली उसको उन्होंने बखूबी निभाया। और ये चर्चाएं नहीं है कि उनके जो सलाह थी प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में उसको इस्तेमाल किया। जंगल राज को लेकर जोरदार हमला बोला गया जिसका परिणाम एक प्रचंड जीत में बिहार में मिला था। तो ये नितिन नवीन का जो प्रयोग रहा है उसको आला कमान ने भापा और उसके बाद उन पर दांव लगाया गया। अचानक चौंकाने वाले नाम के तौर पर नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये युवा नेतृत्व को जो आगाज हुआ है, ये निश्चित तौर पर जैन जी की बात की जा रही है, ये मैसेज है कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी दर बदलाव। और आज अगर आपने भाषण देखा होगा तो पुरानी पीढ़ी का जिक्र हो रहा था कि बदलाव हुए हैं। अब वाजपेयी की बात करें या फिर आडवाणी की बात करें या फिर मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया था उस दौरान, और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए दो प्रमुख नेता मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शन मंडल में शामिल हैं, लेकिन उनका जिक्र ना होना आज के दौर में आप समझ सकते हैं कि पार्टी कितनी बदल गई है। और इसलिए इस दौर में उनका फोकस सिर्फ लक्ष्यों पर है, उनको हासिल करने पर है। और इसलिए साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है वो इस दौर में देखने को मिल रही है। चुनौती बड़ी है और बीजेपी ने जिस तरीके से चुनावी वार मशीन में तब्दील किया है अपने संगठन को, वो जीत हासिल करते हैं और उसके लिए वो पूरी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए संगठन में एक व्यापक बदलाव आप देख रहे हैं, इसका फायदा उनको मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी ये बातें साफ निकल कर आई हैं। तो आप कह सकते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना के लिए जिस युवा नेतृत्व की जरूरत है, युवा जोश की जरूरत है, उसमें नितिन नवीन नई ऊर्जा भरेंगे, उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 25 साल का रोड मैप और निश्चित तौर पर 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें नए नेतृत्व की जरूरत होगी और इसलिए पीढ़ीगत बदलाव होगा और इसलिए नए नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। और इसको दिशा दशा देने के लिए ये बदलाव हुआ है, ये कहा जा रहा है। तो बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पहली परीक्षा के तौर पर आप कह सकते हैं कि राज्यों के चुनाव है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाएंगे चुनावी राज्यों के नतीजे, क्योंकि अभी एक लंबी पारी खेलनी है नितिन नवीन को। और निश्चित तौर पर वो उस पर खरा उतरेंगे। ये बीजेपी को आला कमान को पूरा भरोसा है। अब उम्मीदें बड़ी हैं और निश्चित तौर पर उनके सामने लक्ष्य भी बड़े हैं, उनको पूरा करने का भी दम वो दिखा रहे हैं। जो कि भाषण में आज का उनको सार समझा जाए तो निश्चित तौर पर कई प्रमुख बातें उनके भाषण से निकल कर आई। सौरभ, बिल्कुल ललित, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के आज की बातों से कई संदेश क्लियर हो जाते हैं, कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा मैं कार्य करता हूँ, वो मेरे बॉस हैं। दूसरी बात ये कही कि अब मेरे काम का आकलन भी वो करेंगे, नितिन नवीन करेंगे। तीसरी बात यह कि जो चुनाव हुआ है ये सबसे अहम सवाल है, जो चुना गया ने अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से हटकर पार्टी ने काम करने की कोशिश की। जो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही पार्टी, अक्सर उससे उस लीग से हटकर काम करने की कोशिश की। एक नया मैसेज देने की कोशिश की है कि पार्टी परिवारवाद पर नहीं चलती, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी कभी भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और एक सवाल यह भी कि कांग्रेस हर बार ये कहती थी कि बीजेपी के पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा नहीं है। अब स्पष्ट कर दिया पार्टी ने कि पार्टी कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसकी बानगी हमने देखी है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तब भी सीएम फेस नहीं था, अचानक आया। राजस्थान में हुए तो भी सीएम फेस नहीं था, अचानक आया। दिल्ली में भी इस तरीके का प्रयोग किया गया। तो प्रयोगों में पीछे नहीं है पार्टी, कह सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ही ये है कि ये पार्टी हमेशा ही प्रयोग करती रहती है। और पार्टी के अगर आप अध्यक्षों की उम्र के क्रम को देखें तो उसमें अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी से लेना शुरू करें तो राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, इसके बाद हम दूसरे और भी देखें अमित शाह, इन सभी की उम्र के बीच एक 45 साल के युवा को 15 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी को सौंप देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा मेरे अभी सहयोगी साथी, मेरे प्रणय साथी ने कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये एक उनका अंदरूनी मामला है जी।
लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चेस कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी का जो परिश्रम है, उस परिश्रम को कर पाने की हिम्मत कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं दिखा पा रही है। ना उसका बूथ मजबूत है, ना उसका पन्ना मजबूत है, ना ही उसका पूरा राज्य मजबूत है। इन सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जब एक 45 साल के युवा को कमान दी है तो इसका क्या असर पड़ता है, ये आज हमने पार्टी दफ्तर में देखा। किस तरीके से 25-25 साल के 45-45 साल के लोग डांस कर रहे थे वहां पर। क्यों डांस कर रहे थे? ऐसी कौन सी एनर्जी उनके अंदर आ गई है कि जिसके कारण आज वो वहां पर एक ना उनका परिचय है नितिन नवीन से सीधा, वो सीधे बस इतना बतौर एक अध्यक्ष कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को और एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे से आप पार्टी में नए बदलाव की क्या बात करते हैं? कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, या वो अगर करना भी चाहे तो आज जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद की सीमा इतनी है कि अगर कार्यकर्ता भी सोचता है तो वो उस परिवार के बारे में ही सोचता है, वो उस परिवार से आगे कभी सोच ही नहीं पाता है। तो आज नितिन नवीन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नितिन नवीन 45 साल के हैं और वो सिर्फ राजनीति में ही सक्रिय नहीं है, बल्कि जो उन्होंने भी हाल ही में बिहार चुनाव में जो अपना एफिडेविट फाइल किया, उस एफिडेविट में ये पता चलता है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड से लेकर एसआईपी से लेकर कई तरह के नए तरीके के निवेश की जो पद्धतियां हैं उन सभी में अपना पैसा लगाया हुआ है। हालांकि राहुल गांधी भी इसमें बहुत आगे हैं, वो भी बहुत अच्छा मार्केट के एक्सपर्ट है, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है नया 45 साल का जो अध्यक्ष है, वो हर तरीके से एक नई युवा का सोच है। और जो ये विपक्षी दल लगातार जो है जेनजी की बात कर रहे हैं, आखिर क्या जेनजी किसी 83 साल के व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है? क्या किसी 65 साल के व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है? क्या किसी 75 साल के व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है? वो कनेक्ट कर सकता है 45 साल के आदमी से, 40 साल का आदमी उनकी भावनाओं को समझ सकता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक 45 साल के युवा को अध्यक्ष बनाकर सिर्फ एक नया अध्यक्ष नहीं बनाया है, बल्कि एक आने वाले, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले इस 21वीं सदी के 25 साल निकल चुके हैं और 25 साल आगे बचे हुए हैं। तो जो वो 25 साल बचे हुए हैं, वो 25 साल जो बचे हैं, उसके लिए नितिन नवीन को टास्क दिया है कि आपको विकसित भारत की परिकल्पना गढ़नी है। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, शॉर्ट में कहें, फिर मैं प्रणय के पास जाऊंगा, समय थोड़ा कम है, 15 सेकंड्स में। देखिए 2-3 चीजें साफ तौर पर सौरभ हम जो देख पा रहे हैं कि नितिन नवीन का आना और युवाओं पर फोकस करना, लेकिन इसके पीछे जिस तरीके से अनुभव को दरकिनार करना, जैसा कि ऐसा लग रहा है डिबेट में, ऐसा निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा गैप रहेगा, क्योंकि नितिन नवीन के पीछे जिस तरीके की सोच लाई है बीजेपी ने, जिस तरीके से प्रयोग किया है, ये पीछे बिल्कुल साफ तौर पर उनका विकसित भारत का जो विजन है और उसमें युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात है। दूसरा, अन्य पार्टियों की बात करें तो निश्चित तौर पर उनके सामने चुनौती ये है कि धन बल शक्ति यानी मशीनरी के दम पर उनके पास वो ताकत नहीं जो आज बीजेपी के पास है। नितिन नवीन को ये जो मौका मिला है, उनको उस पार्टी की अगुवाई करने का मौका मिला है जो केंद्र की सत्ता में है, लिहाजा उनकी राह आसान रहने वाली है। प्रणय, अब आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौतियां देखते हैं नितिन नवीन के सामने? राह आसान नहीं है, प्रदीप जी भी वही बता रहे हैं, ललित भी वही कह रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें निभानी है, कैसे देखते हैं? संक्षिप्त में कंक्लूड करेंगे। निश्चित तौर पर चुनौतियां काफ़ी अधिक हैं। देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो नितिन नवीन लेते हुए नजर आते हैं। एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी होगी कि नितिन नवीन के पास जो सरकार की एक बड़ा सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर उनके 200 से ज़्यादा लोकसभा में जो सांसद हैं वो मौजूद हैं, करीब 90 से ज़्यादा राज्यसभा में सांसद मौजूद हैं और 20 से ज़्यादा राज्यों में सरकार मौजूद है। तो उस लिहाज से नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन राज्यों का हमने जिक्र किया, निश्चित तौर पर उन राज्यों पर फोकस करना और वहां पर फतह हासिल करना, ये उनकी जरूर प्राथमिकता रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है, कितना परिवर्तन आने वाले समय में आएगा, बड़ी जिम्मेदारी है, युवा कंधों पर दी गई है। वैश्विक स्तर पर क्या पार्टी को उसी तरह से बरकरार रख पाएंगे, वो जो पोटेंसी है पार्टी के अंदर क्या बरकरार रहेगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।